हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज हम आप लोग का जो DT02 का पेपर हुआ है इस संडे को, उसका पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें फिजिक्स पार्ट में टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिकली आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हैं। ये पेपर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मिड लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सारे क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व करेंगे। एंड इफ़ आपने सॉल्व नहीं किया है तो अपने से सॉल्व करो, सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 balls are dropped from same height at 1 second interval of time. The separation between 2 balls after 3 seconds of the drop of first ball is. तो भाई 2 बॉल को ड्रॉप किया सेम हाइट से, तो पहली बॉल को 3 सेकंड हो चुके हैं और दूसरी बॉल हमने फर्स्ट बॉल के 1 सेकंड बाद ड्रॉप की थी। तो दूसरी बॉल कितना टाइम के लिए ट्रेवल कर चुकी है, 2 सेकंड के लिए। तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या हाइट कम डाउन बाय द फर्स्ट बॉल विल बी हाउ मच, हाफ जी एंड टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, आपने ड्रॉप किया है। तो फर्स्ट बॉल के लिए कितना टाइम हो चुका है, 3 सेकेंड, तो ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। उसी तरह से सेकेंड बॉल के लिए कितना टाइम होगा, S2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ जी एंड 2 सेकेंड हुआ है सेकेंड बॉल को, तो 2 स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस, S1 माइनस S2, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल्स। हाफ वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज 10, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, तो 9 माइनस 4 इज 5, so this is your 25 meter. So this is your distance between first ball and second ball after 3 seconds of dropping the first ball. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, a particle initially at rest moves along x axis, its acceleration varies with time as. तो एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, किसके साथ, टाइम के साथ। तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज 6t + 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इनिशियली एट रेस्ट, तो v0 भी आपका क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड x0 क्या है, t = 0 पे पोजीशन, ये भी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड विल बी, 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड हमको बताना है। तो आपको पता है भाई कि ये एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ फंक्शन ऑफ t है, तो आप डायरेक्टली s = ut + हाफ t स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज dv/dt। सो ये क्या हो जाएगा, 6t + 5। अब इसको क्या कर दे, इंटीग्रेटिंग 0, t = 0 पे 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 to v dv विल बी इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेटिंग 6t + 5 dt। इसको कहाँ से कहाँ तक करोगे, 0 to t, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू हाउ मच, t का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, t²/2, और 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3t² + 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स t आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको तो क्या चाहिए, डिस्टेंस कवर्ड चाहिए ना, तो क्या लिखोगे फिर से कि भाई देखो ये तो वेलोसिटी हो गया, एंड वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ds/dt। सो ds/dt इक्वल्स हाउ मच, 3t² + 5 of t। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग dt को इधर ले जाओ, तो 0 सेकेंड से कितने सेकेंड तक, यहाँ पे s लिख दो, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 3t² + 5t dt। t आपका कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, देखो 0 सेकेंड से शुरू हो रहे हैं और कब पूछ रहे हैं, कवर्ड इन 2 सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 0 to 2। आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, इसको ध्यान रखना है। तो 0 से 2 हो गया, तो s विल बी इक्वल टू हाउ मच,
यहां ध्यान से देखो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी क्यूब। 5 टी का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2, सो प्लस 5 टी स्क्वायर बाई 2। इसका आप लिमिट रख दो कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। देखो क्या आता है। अब भाई 0 रखोगे तो सब 0 ही होगा, तो उसका करने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, 2 क्यूब प्लस 5 टाइम्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 4 बाई 2 2, तो प्लस 2 इंटू 5 10, तो प्लस 8। तो टोटल कितना आ गया आपका, 18 मीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 सेकेंड इज हाउ मच, 18 मीटर, दैट इज योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बहुत से आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि अ बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड along a street in front of his house and the graph of his displacement from the house is shown। तो यहां पे आपको ग्राफ दिख रहा है। His average velocity for the whole time interval is equal to। नाउ आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो भाई इस केस में देखो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट 15, 16, 17 सेकेंड पे जो बॉय है उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। मतलब बॉय घर से निकला था और अच्छा बच्चा है, वापस घर पे ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, एंड इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 तो डिवाइडेड बाई टाइम चाहे आपका जितना भी हो, एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी। डज नॉट मैटर कि बीच में आपकी एवरेज वेलोसिटी चाहे जितनी थी, आप जहां से चले थे वापस वहीं पे आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो बीच में चाहे आप उसेन बोल्ट की तरह दौड़ रहे हो, लेकिन आपका टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा, आप इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय a इक्वल माइनस के वी क्यूब। एक्सेलरेशन इज माइनस के टाइम्स वी क्यूब। नाउ माइनस क्यों है, माइनस इसलिए है कि भाई बोट जा रही थी और आपने इंजन बंद कर दिया, तो क्या होगा, वो डिसलरेट होने लगेगा, दैट इज वाई माइनस साइन है। वेयर के इज अ कांस्टेंट, इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द कट ऑफ, जब बंद किया था तब वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। सो आगे क्या है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ इज। मीनिंग क्या है कि एक बोट वी नॉट स्पीड से जा रही थी, अचानक से इंजन खराब हो गया, तो अचानक से इंजन खराब हो गया, उस टाइम वेलोसिटी थी वी नॉट, एंड सिंस अब इंजन खराब हो गया, बोट की स्पीड क्या होने लगी, कम होने लगी। किस एक्सेलरेशन से कम हो रही है, ये आप इसको डिसलरेशन भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमको यही बताना है कि इंजन के बंद होने के t सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, यही हमको बताना है एज अ फंक्शन ऑफ t। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, dv बाई dt, यही होता है एक्सेलरेशन, पढ़ा है सब लोगों ने। तो dv बाई dt इक्वल्स माइनस के वी क्यूब। अब क्या होगा ये, तो माइनस के वी क्यूब, तो dv ऐसे लिख दें, dv इक्वल्स माइनस के वी क्यूब dt। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v दिस साइड ले आओ, तो v टू द पावर -3 टाइम्स dv इक्वल्स माइनस ऑफ k टाइम्स dt, ऐसा लिख दिया हमने। चलो देखो आगे कैसे करते हैं इसको, चलो सॉल्व करो। तो इंटीग्रेटिंग v टू द पावर -3 टाइम्स dv। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे,
इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी एट द टाइम ऑफ कट ऑफ v नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इक्वल क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस के टाइम्स डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ तक लोगे, जब कट हुआ इंजन 0, फाइनल टाइम t, ऐसा हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। v पावर -3 है तो आपको पता है x टू द पावर n, इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो क्या आ जाएगा v टू द पावर -3+1 डिवाइडेड बाई -3+1, ये आ गया आपका। कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से लेके v तक, इक्वल क्या होगा माइनस के एक कांस्टेंट है तो माइनस के टाइम्स t, ये इधर आ गया आपका। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये -3+1 -2, तो 1/-2 को आप बाहर ले लो तो -1/2, क्या बच जाएगा यहाँ पे v टू द पावर क्या है -2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/v² माइनस 1/v नॉट स्क्वायर, ऐसे आ गया, इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स टी। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दो और ये 2 को आप क्या लिख सकते हो इधर लिख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना यहाँ पे ट्वाइस के टी, ऐसे आ गया। अब आपको क्या चाहिए v² चाहिए, राइट, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/v² इक्वल्स 1/v नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस के टी, ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं है बस हल्का सा है, क्या है, घबराना नहीं है, इतना बड़ा देख के आपको चेंज नहीं करना है, हम बहुत इजीली कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आपका इतना स्टेप लग रहा है। तो 1/v² विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 1 प्लस ट्वाइस के टी v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई v नॉट स्क्वायर। अब इसको रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा v² इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ट्वाइस के टी v नॉट स्क्वायर। अब आपको v चाहिए तो सिंपली क्या कर दो अंडर रूट कर दो, तो v इक्वल्स टू v नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ट्वाइस के टी v नॉट स्क्वायर। तो आपको इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ये इतना बड़ा इसलिए लग रहा है कि हमने आपका एक एक स्टेप छोटा छोटा करके आपको दिखाया है कि आप कैसे कर सकते हो। एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिंपली एक इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन देखो बस एक इंटीग्रेशन है, ये भी नहीं कि 2-3 इंटीग्रेशन करना है, नहीं, ओनली एक इंटीग्रेशन, वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाई, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखा हुआ है f विच इज गिवन एज f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T, ये आपका एक्सेलरेशन है। रिमेंबर f इज नॉट फोर्स, f इज एक्सेलरेशन। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन f is 0, f is 0 means acceleration is 0, the particle's velocity is, तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तब पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो यही निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो 0 इक्वल्स f नॉट 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T, तो भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, तो 1 माइनस स्मॉल t बाई कैपिटल T इक्वल्स 0, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा t इक्वल्स कैपिटल T। तो जब आपका टाइम क्या हो जाए कैपिटल T हो जाए तब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, और इसी टाइम पे हमको क्या बताना है वेलोसिटी बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी होता है, तो dv बाई dt कैन बी रिटन एज f नॉट 1 माइनस small t divided by capital T. This can also be written as integration dv will be equal to integration
एफ नॉट को बाहर ले लो, 1 माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी डी टी। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v। ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा? इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम क्या है? फाइनल टाइम आपको कब बताना है? आपको बताना है एट t इक्वल्स कैपिटल टी पे। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से कैपिटल टी। सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। ये हो गया v इक्वल्स एफ नॉट, क्या आएगा? 1 का इंटीग्रेशन t माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और ये कैपिटल T। वैल्यू रख दो 0 से कैपिटल T, तो 0 का तो सब 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ नॉट कैपिटल T माइनस कैपिटल T स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ कैपिटल T, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल T बाई 2। ऐसा हो गया। ये सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? हाफ एफ नॉट कैपिटल T। ये हो गया आपका वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या दिया हुआ है। अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड vu। तो भाई एक पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है। एक कार है, वो x से y जाती है। सो लेट अस सपोज कि x से y के बीच का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो s है। तो कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vd। तो भाई रिटर्न्स टू x टू y जाती है, y से वापस x आती है। तो जाने में कौन सा स्पीड था? vu, और वापस आने में क्या स्पीड है? vd। ये आपका दिया हुआ है। द एवरेज स्पीड फॉर दिस ट्रिप इज। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s डिस्टेंस जाने में, s वापस आने में, तो ट्वाइस s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या होगा? जाने में जितना टाइम लगा, वापस आने में जितना टाइम लगा। भाई जाने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही होता है टाइम। तो s डिवाइडेड बाई vu, ये हो गया टाइम x से y तक जाने में, प्लस वापस आने में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड vd। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या मिलेगा आपका? 2s डिवाइडेड बाई s कॉमन ले लो यहाँ पे, क्या मिलेगा? vd प्लस vu डिवाइडेड बाई vu प्लस मल्टीप्लाइड बाई होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई vd। ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने इसको। s से s कैंसिल कर दो, क्या मिल जाएगा? ट्वाइस vu vd डिवाइडेड बाई vd प्लस vu। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड इन गोइंग फ्रॉम x टू y देन कमिंग बैक y टू x। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 5th सेकेंड टू दैट कवर्ड इन द 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो भाई इसके बारे में एक आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है आपने? कि इफ एक बॉडी को 0 स्पीड से शुरू करो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ले जाओ, तो इफ फर्स्ट सेकेंड में हम बोलें कि s डिस्टेंस कवर्ड हुआ, तो सेकेंड में कितना कवर होगा? 3s। थर्ड सेकेंड में कितना कवर होगा? 5s, x नहीं s लिखते हैं, 5s। फोर्थ सेकेंड में 7s। अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा, फर्स्ट 3 5 7, फिफ्थ सेकेंड में 9s एंड सो ऑन। ये वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, आई एम श्योर आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। तो क्या है?
1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड एंड सो ऑन। इसके बाद क्या आ जाएगा 11s, 13s, 15s एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन हमको केवल 5 सेकेंड तक की जरूरत है। तो फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड है 9s। तो रेशियो क्या चाहिए फिफ्थ सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो क्या आ जाएगा रेशियो 9s डिवाइडेड बाई 9s, 7s, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25। तो 9s डिवाइडेड बाई 25s। तो ये रेशियो कितना हो गया 9:25 और 9/25। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, आप लोग इसको याद रखो, बहुत काम आती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत ही आसान सा है। क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इफ इट फॉल्स अ डिस्टेंस s1 ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड एंड एडिशनल डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट सेकेंड, देन द रेशियो s2/s1 इज। अभी हमने आपको बताया था कि रेशियो क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड में s, सेकेंड सेकेंड में s 3s, थर्ड सेकेंड में 5s, फोर्थ सेकेंड में 7s एंड सो ऑन। आपका ऑड नंबर्स चलता जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि s1 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड। तो क्या लिखोगे, s1 को x मान लो एंड x2 इज द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा रेशियो s2/s1 विल बी हाउ मच 3x डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 3 इज योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सारे क्वेश्चन इजी हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू अ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, x इक्वल्स t + 5 - 1। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब दे रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो भाई एक्सेलरेशन निकालना है, आप क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट कर दोगे। सो सबसे पहले वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी क्या होगा dx/dt। अब भाई dx/dt करेंगे, क्या आ जाएगा ये -t + 5 ⁻⁻²। ये हो गया आपका वेलोसिटी। इसी तरह से आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो dv/dt। सो dv/dt क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2t + 5 पावर ये क्या हो जाएगा -2 के जहाँ पे -3, -2 -1, x⁻n-1 होता है तो -2 -1। तो ये हो गया भाई एक्सेलरेशन। एंड इफ आप ध्यान से देखो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इक्वल्स 2 टाइम्स t + 5 ⁻⁻1 होल टू द पावर 3। ऐसे लिख सकते हो, -1 पावर 3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर x। सो यू कैन राइट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x³। ऐसा लिख सकते हो। सो क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x³। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस पावर 3 विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसी तरह से बहुत आसान वे में क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम t एज। फिर से वही, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसको टाइम के साथ रिलेट कर दिया। क्या लिखा है, at + bt² - ct³। ये हो गया। अब इन्होंने बोला कि वेयर a, b and c are constants, the velocity of the particle when its acceleration is 0। सिंपल सी चीज है भाई कि वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन 0, तो पहले वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल्स dx/dt होता है वेलोसिटी। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, at को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा a, bt² को डिफरेंशिएट करोगे ट्वाइस bt, इसको डिफरेंशिएट करोगे -3ct²। ये हो गया वेलोसिटी।
अब एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तो चलो एक्सेलरेशन को हम कैपिटल ए लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल ए विल बी इक्वल टू व्हाट, dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी क्या होगा, ए तो कांस्टेंट है तो 0 प्लस ट्वाइस बी टी का डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस बी, इसका क्या हो जाएगा -3 सी टी स्क्वायर है तो माइनस ऑफ 3 इंटू 2 तो माइनस ऑफ 6 सी टी। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी किस टाइम पे बतानी है, वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक्सेलरेशन को 0 कर दो, इक्वल्स 0, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी माइनस 60 इक्वल्स 0, तो ट्वाइस बी माइनस 6 सी टी इक्वल्स 0। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, t इक्वल्स 2b डिवाइडेड बाई 6c, तो b डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स c, दैट इज योर टाइम एट विच यू हैव टू टेल द वेलोसिटी। तो क्या करो, ये वेलोसिटी में अपना क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, a प्लस ट्वाइस b, और टाइम की जगह पे क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू, तो ट्वाइस b इंटू बी डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स c माइनस 3c टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई 3c स्क्वायर, क्या मिलेगा, a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c माइनस ये 3c कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 3c, तो ये क्या मिल जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स c। ये आपका हो गया आंसर, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन देके घबराना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि इतना बड़ा आपको इसलिए कैलकुलेशन लग रहा है क्योंकि हम एक एक स्टेप को आपको करके दिखा रहे हैं। आप जब एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इज टेकन एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट आर गिवन बाई। तो एक पॉइंट से कोई बॉल को हम फेंक रहे हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 6 टाइम्स t, जहाँ पे लॉन्चिंग पॉइंट को हम ओरिजिन मान ले रहे हैं, और y आपका दिया हुआ है क्या, 8t माइनस 5t स्क्वायर। ऐसा पूछ रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो भाई आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम x कंपोनेंट क्या लिखते हैं, x कंपोनेंट लिखते हैं u cos थीटा टाइम्स t, और y कंपोनेंट क्या लिखते हैं u sin थीटा टाइम्स t माइनस g बाई 2 की वैल्यू 5 रख दो, 5t स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या कंपेयर करो, क्या मिल जाएगा, u cos थीटा इक्वल्स 6 कंपेयर कर लिया, एंड यहां से मिल गया u sin थीटा इक्वल्स 8। अब पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, अंडर रूट कर दें, तो क्या मिल जाएगा, u विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 100, तो विच विल बी 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एग्जैक्टली सेम एज 11th क्वेश्चन है, बट 11th क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहे थे, 12th क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो 11th क्वेश्चन में हमने देखा था कि u cos थीटा इक्वल्स टू कितना आया था, 6 मीटर पर सेकेंड, एंड u sin थीटा कितना आया था, 8 मीटर पर सेकेंड आया था। अब हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन करना है, इसको इससे डिवाइड कर दें, क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 8/6 विच इज 4/3। तो ये हो गया tan थीटा, तो थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 4/3, जो कि आपका 53 डिग्री होता है, बट यहां पे आपको 53 डिग्री के टर्म्स में नहीं बताना है, सिंपली tan इनवर्स 4/3 इज योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल
तो ठीक है भाई, एक बॉल है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल थ्रो किया। इफ इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर, तो भाई जब थीटा आपका कितना था 60 डिग्री, तो आपकी रेंज 1 कितनी थी 90 मीटर। अब आगे बोल रहे हैं कि इफ द बॉल इज थ्रोन विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यहां इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, तो थीटा 2 आपका क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो r2 क्या होगा वही हमको जानना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है सेम है। नाउ इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है, आपने पढ़ा है कि इफ यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल विथ सेम स्पीड विथ 2 एंगल्स, एक बार थीटा 1 से फेंको, दूसरी बार थीटा 2 से फेंको, एंड इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाए 90 हो जाए, तो दोनों टाइम रेंज क्या होगी सेम होगी। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 60 है, ये 30 है, तो भाई ये दोनों प्लस कर दो 90 हो जाएगा, मीनिंग सेकेंड टाइम भी रेंज कितनी होगी 90 मीटर ही होगी। आपको इसको यू निकाल के सॉल्व करके पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो चलो भाई, एक बॉल है, इसको यहां से हमने v नॉट से थ्रो किया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा। आगे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2। भाई यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो यहाँ दौड़ना शुरू करता है, कैसे v नॉट बाई 2 से, एंड ही वॉन्ट्स टू कैच द बॉल। विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, इफ यस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ना ध्यान से देखो, आदमी बॉल को तभी कैच कर पाएगा जब जितना डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल कवर करे, सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कौन कवर करे बॉल कवर करे, और वो क्या आ जाए इसके ऊपर आ जाए। और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल तो चेंज तो होती नहीं है, तो इफ हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की क्या कर दें सेम कर दें, तभी तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इफ हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की सेम कर दें तो आदमी बॉल को कैच कर लेगा। डज नॉट मैटर कि वो कितने टाइम बाद गिरती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी तो वो कैच कर लेगा। तो क्या हो जाएगा कि कैच करने की हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, v नॉट कॉस थीटा इक्वल्स v नॉट बाई 2। तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल्स 1 बाई 2, सो थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। तो भाई इफ यू थ्रो बॉल एट थीटा इक्वल 60 डिग्री, तब तो वो कैच कर लेगा। इफ किसी और एंगल से फेंकोगे तब वो कैच नहीं कर पाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ शॉट इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। एक टावर है जिसका 100 मीटर हाइट है, उसके फुट से 200 मीटर की दूरी पे एक शॉट फायर करते हैं, सो दैट इट जस्ट पासेज ओवर द टावर। ये जो शॉट है टावर के ऊपर जस्ट पास कर रहा है, एकदम ऐसे, जब टावर के ऊपर जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल था। नाउ पहला कंक्लूजन आपको क्या निकालना चाहिए इससे, ध्यान से देखो कि जब आप जस्ट पास कर रहे हो, मीनिंग एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग योर स्पीड वाज हॉरिजॉन्टल, एंड इफ ये हॉरिजॉन्टल है तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब तक कितनी कवर हो चुकी है, जो टोटल रेंज होगा उसका हाफ डिस्टेंस कवर हो चुका है। तो भाई ये r/2 है, तो रेंज आप क्या लिख दोगे, रेंज आपका हो जाएगा 400 मीटर। क्यों, क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उस टाइम पे रेंज का आधा कवर कर चुके होते हैं। तो ये हो गया भाई आपका रेंज। अब आपको पूछ रहे हैं कि बताइए भाई कि यहाँ पे जो हमने स्पीड ली थी उसको कितने एंगल थीटा पे फेंका था, दैट इज योर क्वेश्चन। इसको करने का सबसे आसान तरीका है क्या, आपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ा होगा। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, x tan थीटा
इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, बहुत आसान सा इक्वेशन है, इक्वल्स टू वाई। मीनिंग कि प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ है, किसी भी पॉइंट पे एक्स और वाई ले लो तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो भाई ये भी तो उसी पे है ना, यहां पे आप ओरिजिन मान लो, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 200, y की वैल्यू हो जाएगी 100 और रेंज हो जाएगा 400। तो लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 200 tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स इज व्हाट 200, रेंज इज व्हाट 400, तो 200 बाई 400 इज व्हाट 1/2 टाइम्स y, और y की वैल्यू क्या है 100, तो 200 ये कैंसिल, तो 2 tan थीटा इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 1। यहां से आपको मिल गया क्या, tan थीटा इक्वल 1। और आपको तो पता है कि tan थीटा किसके लिए 1 होता है, थीटा इक्वल्स 45 डिग्री के लिए ये 1 होता है। मीनिंग आपने वो जो गन फायर की थी वो कितने एंगल पे फायर की थी, 45 डिग्री पे फायर की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 980 मीटर। तो भाई 720 किलोमीटर पर आवर ये ux है हॉरिजॉन्टल, तो 720 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 कर दो, क्या मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये 440, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया ऐसे। अब ये हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है कितने हाइट पे, हाइट इसकी कितनी है 980 मीटर, 980 मीटर पे आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है। द बॉम्ब विल हिट द ग्राउंड आफ्टर टाइम कितने। तो भाई देखो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्लेन किधर जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हॉरिजॉन्टल। एंड आपको पता है कि टाइम टेकन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इफ वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल होता तब हम टाइम टेकन में उसको कंसीडर करते, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसको टाइम के कैलकुलेशन में हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना और वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है ना, वो तो टाइम टेकन होगा। तो टाइम टेकन हमारा क्या होगा भाई, इतना डिस्टेंस आपको कवर करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है g, तो क्या लिख दो डिस्टेंस कवर्ड h विल बी इक्वल टू 980 मीटर विच इज इक्वल टू हाफ, एंड g की वैल्यू क्या लिखो 9.8, हाफ g t स्क्वायर, ये हो गया टाइम टेक। इसको सॉल्व कर लो, 9.8 डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा 100 बार, तो कितना आ जाएगा 200 इक्वल्स टी स्क्वायर, t इक्वल्स टू 10√2, 10√2, √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लिख सकते हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 14 सेकेंड टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट चॉइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इनिशियल स्पीड क्या लिख दें, ux इक्वल्स u cos थीटा, u की वैल्यू कितनी है 30, थीटा की वैल्यू कितनी है वो भी 30 डिग्री है, तो 30 cos 30 मीटर पर सेकेंड ये ux हो गया। उसी तरह से uy क्या लिख दोगे 30 sin 30 ये uy हो गया, तो ux आपका हो गया 30 cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 15√3 मीटर पर सेकेंड, एंड ये क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे पूछ रहे हैं कि द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड इज, तो भाई आप क्या लिखोगे tan ऑफ फाई, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल इज नथिंग बट vy डिवाइडेड बाई vx, उस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंड वर्टिकल वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो
ux, नो, वर्टिकल वेलोसिटी इज व्हाट, uy माइनस g टाइम्स t डिवाइडेड बाई, और भाई देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो डिवाइडेड बाई ux, वो चेंज ही नहीं होगा। तो देखो कितने समय बाद पूछ रहे हैं, आफ्टर 1.5 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, uy कितना है, uy ध्यान से देखो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 माइनस g की वैल्यू 10 लिख दी, मल्टीप्लाइड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई ux, और ux कितना है 15√3। तो ये क्या हो गया 15 माइनस 10 इंटू 1.5 क्या होता है 15, तो ये क्या हो गया 0 बाई समथिंग इज 0 ओनली, तो tan फाई इज 0, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, tan की वैल्यू कब 0 होती है, 0 के लिए, तो यहां से आपको मिल गया फाई इक्वल्स 0, मतलब आफ्टर 1.5 सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन आपका कितना है 0 डिग्रीज, मीनिंग कि 1.5 सेकेंड में वो कहां पे पहुंच चुका है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, अ ग्रास हॉपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर, इट स्पेंड्स नेग्लिजिबल टाइम ऑन द ग्राउंड, हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड। तो भाई रेंज जो मैक्सिमम है वो कितनी है, आर मैक्स इक्वल क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी विच इज गिवन एज 1.6, तो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। और मैक्सिमम रेंज होता कब है, मैक्सिमम रेंज होता है आपका थीटा इक्वल किसके लिए 45 डिग्री के लिए। नाउ ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड किस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करेगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड तो ऑल द टाइम क्या होगी u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज तो होती नहीं, तो u cos थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू cos 45 विच इज 1/√2 विच इज 2√2, मीनिंग कि ड्यूरिंग द इंटायर मोशन ऑफ हिज जंप हमेशा ग्रास हॉपर की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो 10 सेकेंड में वो कितना दूर जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड इज 10 इंटू 2√2 विच इज हाउ मच 20√2 मीटर will be the total distance covered by the grasshopper in 10 सेकेंड ऑफ टाइम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस h मीटर, मैक्सिमम रेंज क्या मिल सकती है h मीटर, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन इज। तो भाई देखो मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब थीटा क्या हो जाए 45 हो जाए, तो r max is given as h which is equal to what u square by g, यही होता है, साइन 2 थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 लिख देते हो, एंड मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो h max will be equal to how much u square sin square theta divided by g divided by twice of g। और ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90, सीधे ऊपर फेंके, तो ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ g विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू हाउ मच, ये तो h/2, तो द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल इज हाउ मच h/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया हुआ है, सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 40 मीटर हाई, एक हॉल बना हुआ है जिसकी 40 मीटर हाइट पे सीलिंग है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, द एंगल विथ विच द बॉल मे बी थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 56 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड u इक्वल्स गिवन है कितना 56 मीटर पर सेकेंड विदाउट हिटिंग द सीलिंग, मतलब हमको ऐसे थ्रो करना है, तो हमको सीलिंग को हिट नहीं करना है, विदाउट हिटिंग द सीलिंग। तो भाई क्या होगा, जस्ट क्रॉस करें, मतलब हमारी हाइट क्या हो जाए सीलिंग की हाइट के इक्वल हो जाए, और हमारी हाइट तुमको पता है h क्या लिखते हैं ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन में h क्या होता है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी, ये आपकी हाइट होती है, आपने पढ़ा है। तो जो सीलिंग का हाइट है इस हाइट के इक्वल कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इक्वल्स हाइट कितनी दी हुई है 40 मीटर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स 2 टाइम्स जी की वैल्यू क्या लिखो 9.8 लिखो, डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर क्या है 56 इंटू 56, ये हो गया। अब भाई साइन थीटा कितना होगा, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट कर दो, क्या आएगा 56 बाहर, एंड ध्यान से देखो ये 9.8 है, इसको हम क्या लिख दें, ये 10 यहां से मल्टीप्लाई करके 98 लिख दें, सही है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा 8, और यहां पे 98 को क्या लिख सकते हो 49 टाइम्स 2 लिख सकते हो, तो 8 इंटू 2 16, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 49 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 56, तो 7 56 8 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इक्वल्स 1/2। आपको पता है किस एंगल के लिए साइन थीटा 1/2 होता है, थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, मतलब आप किस एंगल पे फेंकोगे 30 डिग्री पे थ्रो करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 21 में दिया हुआ है कि मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। तो एक गन है जिसमें से बुलेट फायर कर रहे हैं और मैक्सिमम रेंज आर मैक्स इज गिवन एज 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 16,000 मीटर भी लिख सकते हैं। इफ g इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाट मस्ट बी मजल वेलोसिटी ऑफ दिस सेल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है, आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी होता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यू स्क्वायर बाई जी इक्वल 16 इंटू 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू 10 ले लोगे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर 4, अंडर रूट कर दो, तो u विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका कितना 400 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है कि ये देखो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, और ये दूसरी बिल्डिंग है बिल्डिंग बी। अब बिल्डिंग है तो उसमें खिड़की होगी, तो बिल्डिंग ए में एक विंडो है जो ग्राउंड से 150 मीटर के हाइट पे है, और बिल्डिंग बी में एक विंडो है जो ग्राउंड से 27.5 मीटर की हाइट पे है। अब हमको ये बताना है कि बिल्डिंग ए की विंडो से एक हॉरिजॉन्टल बॉल थ्रो करना है, पत्थर मारना है, किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल। किस स्पीड से पत्थर को फेंकना है हमको कि वो पत्थर जाके कहां गिरे, बिल्डिंग 2 के, बिल्डिंग बी के जो खिड़की है उसके अंदर जाके गिरे। और ये दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि लेट अस सपोज सर कि स्पीड इज यू, और हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज होगी नहीं, और मान लेते हैं कितना टाइम लगेगा टी टाइम लगेगा। तो क्या बोलेंगे u टाइम्स टी मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 30 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करना है 150 ये टोटल माइनस 27.5 विच इज 122.5। तो क्या हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस 122.5। अब देखो हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो क्या ले लेंगे 0 टाइम्स टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और जी की वैल्यू क्या मान लें 10 मान लेते हैं चलो, तो 5 इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 122.5 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा ध्यान से देखो 122.5 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया कितना टी स्क्वायर।
ये आपका आ जाता है कितना, 24.5 24.5 टी स्क्वायर है, तो टी को आप क्या लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड लिख सकते हो। तो टी कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड्स। 4.96 समथिंग होगा, बट आप अप्रॉक्सीमेटली 5 ले सकते हो। तो इफ टी इज अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड, अब उसको ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, u टाइम्स 5 मस्ट बी इक्वल टू 30 सेकेंड्स, 30 नॉट सेकेंड्स, 30 मीटर। तो u विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30/5 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड, मीनिंग आई शुड थ्रो माई बॉल विथ अ इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ हाउ मच, 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स हैं, ये एक प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर, और पहले प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट लाइट ऐसे आती है, और ये लाइट ऐसे आके इससे रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पे जाती है, और सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर निकल जाती है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल थीटा कितना होगा कि ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो चलो देखते हैं। तो क्या होगा कि सपोज ये जो एंगल है, चलो हम इसको फाई मान लेते हैं, एंड आपको पता है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। इफ दिस एंगल इज फाई, देन दिस एंगल इज आल्सो फाई, इक्वल होते हैं। एंड इफ दिस इज फाई, दिस इज फाई, दिस टोटल इज 180, तो यहाँ पे ये एंगल क्या लिख सकते हो, पाई माइनस 2 फाई। ध्यान से देखो, एंड फाइनली क्या होना चाहिए, दिस रे इंसिडेंट एंड दिस फाइनल रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए। एंड इफ दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द समेशन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी 180 और पाई। तो ये पाई माइनस 2 फाई है, तो इसको क्या बोल दें, ये आपका 2 फाई हो गया। ध्यान से देखो, एंड इफ दिस इज 2 फाई, एंड ये टोटल कितना है, यहां से लेके यहां तक 180, एंड दिस इज 2 फाई, तो ये दोनों इक्वल टू ईच अदर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस 5 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सेम पाई बाई 2 माइनस 5। अब ध्यान से देखो, दिस ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक, फिर ये ट्रायंगल, चलो इसको हम बोल देते हैं ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो थीटा प्लस ये एंगल कितना है, फाई, प्लस ये एंगल कितना है, इसके इक्वल है, प्लस पाई बाई 2 माइनस 5, दिस टोटल कितना होना चाहिए, पाई के इक्वल होना चाहिए। ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होता है। ध्यान से देखो, ये फाई फाई कैंसिल, सो थीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स पाई। तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्रीज। तो इफ 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्या कर लो, चाहे जिस एंगल पे इंसिडेंट लो, ये फाई की वैल्यू चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिस वैल्यू पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, आपका जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उससे 0.5 मीटर के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, तो भाई आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पे इमेज भी होता है। तो प्लेन मिरर के केस में हम क्या बोल सकते हैं, u इक्वल्स v इक्वल्स 0.5। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये लेफ्ट में होगा वो राइट में होगा, ऐसा नहीं करना है, केवल डिस्टेंस। तो क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन इमेज प्लस ऑब्जेक्ट विल बी हाउ मच, 1 मीटर। इतना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, 2 मिरर्स एट एन एंगल ऑफ थीटा प्रोड्यूस 5 इमेजेस ऑफ अ पॉइंट। 5 इमेज बनती हैं। द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज डिक्रीज टू 30 डिग्री इज। तो भाई देखो 5 इमेज बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कैसे निकालते हैं,
360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेज। तो इनिशियली कितने पे था? 360 डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल्स n की वैल्यू क्या है? 5 + 1 6। तो इनिशियल कितना आ गया? थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। तो इनिशियली जो मिरर था दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? बिल्कुल बीच में है आपका। उसी तरह से दूसरी बार में क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई, अब एंगल कितना है? 30। तो 360 बाई 30 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 1, टोटल इमेज कितना आ जाएगा? 11 इमेजेस। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो दोनों इमेज, ये जो मिरर हैं, ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर और ये मिरर। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। रिमेंबर कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पे अटेंशन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सच दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड मैग्नीफाइड। आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जो जैसे आपका बाइक होता है, बाइक के साइड व्यू मिरर में कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। एंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। सो इन दिस केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई रियल तो कभी बनता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट बिकॉज अ कॉन्वेक्स मिरर डज नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत आसान से क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर is immersed in water mu equal to 4/3. The focal length of the mirror in water will be. Now remember, वाटर में इमर्ज करो चाहे जिसमें, ग्लिसरीन में इमर्ज करो चाहे जिसमें इमर्ज करो, जो मिरर होता है उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है। फोकल लेंथ किसका चेंज होता है? इमर्ज करने की वजह से जो लेंसेज होते हैं उनके फोकल लेंथ चेंज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। इफ लेंस होता तब आपका फोकल लेंथ क्या हो जाता? चेंज हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये मिरर है। मिरर है तो चाहे आप वाटर में इमर्ज कर दो, चाहे ग्लिसरीन में इमर्ज कर दो, चाहे जिसमें इमर्ज कर दो, आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। मतलब पहले फोकल लेंथ f इन एयर था, तो वाटर में भी फोकल लेंथ कितना होगा? f ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। सपोज करो कि एयर से ग्लास में जा रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ लाइट वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे? लाइट c या v लिख दो। स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्डा, एंड म्यू लैम्डा में से म्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वेलोसिटी, स्पीड चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हो तो स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज एक्सेप्ट म्यू, लैम्डा एंड स्पीड विल चेंज। तो वेवलेंथ विल चेंज एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल चेंज। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द लाइट, नॉट ऑन द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन ग्लास इन अ नैनो सेकेंड विल बी। तो भाई लाइट है, ग्लास में जा रही है, आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगी वो क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई म्यू, क्योंकि पता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम सबसे ज़्यादा होती है, एंड ग्लास में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या लिख दो? अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई म्यू। ग्लास के केस में म्यू की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है? 1.5 सेकेंड। तो ये हो गया स्पीड कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने टाइम में बताना है, 1 नैनो सेकेंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 1 नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, प्रिज्म का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, डेविएशन ऑफ 5 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ प्रिज्म हुज एंगल इज स्मॉल एंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज। तो आपको पता है कि फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म हम डेविएशन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म -1। यही आपका फॉर्मूला होता है, आपको ये याद होना चाहिए। तो डेल्टा यहां पे कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमको बताना है, म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.5 दी हुई है, -1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज हाउ मच, 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, लेट्स सी क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस आर 0.02 एंड 0.04 respectively. In an achromatic combination of lenses, the focal length of flint glass is 40 centimeter. The focal length of crown glass lens will be. तो achromatic combination meaning कि achromatic means कि वहां पे कोई भी आपका जो कलर्स हैं वो अलग अलग नहीं होंगे। तो क्या होता है, तो हम ये लिखते हैं कि भाई जो डिस्पर्सिव पावर है, तो W ऑफ क्राउन ग्लास चलो लिख देते हैं कितना है, 0.02 है, एंड W ऑफ फ्लिंट ग्लास इज हाउ मच, 0.04। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे कंडीशन क्या है कि WC डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास प्लस WF डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास, दिस टोटल इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.02 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास, यही हमको निकालना है, प्लस WF आपका 0.04 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, टोटल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा आपका, 0.04 डिवाइडेड बाई 40, सॉल्व करो इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1/FC विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2/40, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका आ गया फोकल लेंथ ऑफ फ्लिंट क्राउन ग्लास लेंस इज हाउ मच, 40 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में, तो माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट इज योर फोकल लेंथ ऑफ क्राउन ग्लास लेंस। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 प्लेन मिरर्स हैं और उनके बीच में एंगुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे एक लाइट बल्ब रखा हुआ है, ये आपका बल्ब है, ये ऐसे लाइट निकल रही है इससे। तो हमको बताना ये है कि ये जो लाइट बल्ब है इसके टोटल कितने इमेजेस बनेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इफ़ 2 प्लेन मिरर्स हैं, उनके एंगल बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी रिटन एज 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 इक्वल्स n। तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे है एंगल बिटवीन 2 मिरर्स, तो क्या हो जाएगा ये 360 डिवाइडेड बाई 60 -1 इक्वल हाउ मच, 360 बाई 66 -1 5। तो यहाँ पे ये जो लाइट बल्ब है इसका टोटल कितना इमेज बनेगा, 5। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है जिसपे एक रे आती है, रे ऑफ लाइट, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री। तो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो हमको बताना ये है कि ये जो डेविएशन आएगा, मतलब कि पहले कितना एंगल था, ये पहले रे ऐसे जाती, लेकिन अब कैसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो डेविएशन डेल्टा प्रोड्यूस्ड हुआ है इसकी वैल्यू हमको बतानी। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा।
तो इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर डेविएशन प्रोड्यूस कितना होगा भाई, ये टोटल एंगल कितना होता है पाई, तो डेविएशन प्रोड्यूस डेल्टा कैन बी रिटन एज पाई माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 2 इंटू 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 इज 120 डिग्रीज। तो आपका इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर इन दिस केस डेविएशन प्रोड्यूसेस 120 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक आदमी है जो प्लेन मिरर की तरफ कितने स्पीड से दौड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। तो हमको बताना ये है कि इधर ये जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज की स्पीड कितनी होगी। तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसी तरह से इफ प्लेन मिरर आपका रेस्ट पे है जैसा कि इस केस में है, तो इमेज स्पीड टुवर्ड्स द प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट स्पीड टुवर्ड्स द प्लेन मिरर दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो भी मिरर की तरफ किस स्पीड से आ रही होगी, 15 मीटर पर सेकंड से आ रही होगी। क्वेश्चन 35 में क्या दिया हुआ है कि एन ऑप्टिकल फाइबर विथ म्यू इक्वल्स टू 1.72 is surrounded by a glass coating with mu equals 1.5. Find the critical angle for total internal reflection at the fiber glass interface. तो भाई ये इंटरफेस पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल विल बी इक्वल टू रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.72। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 172, तो 75 डिवाइडेड बाई 86, ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल ऑफ फाइबर एंड ग्लास इंटरफेस। तो जो आपके ये क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं बहुत से आसान से क्वेश्चन है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्लास और फाइबर इंटरफेस पे TIR कैसे होगा, वो क्लियर होगा, आप तुरंत कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ओनली इन, तो भाई कौन से मिरर, देखो 4 ऑप्शन है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव पैराबोलिक मिरर। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमको डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज बनती है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप ये भी बोल सकते हो कि सर कॉनकेव मिरर के केस में भी वर्चुअल इमेज बन सकती है, लेकिन इफ कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है, इनलार्ज्ड होता है, वो डिमिनिश्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है, अ पीस ऑफ पेपर इज अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्फीयर हैविंग रेडियस r। तो भाई एक ग्लास स्फीयर है और यहां पे एक पीस ऑफ पेपर अटैच है, इट इज व्यूड थ्रू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यहां से कोई इसको देख रहा है, अब क्या है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एयर ग्लास इंटरफेस देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब भाई इसका इमेज कहां बनेगा, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपका रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल इंटरफेस, ये सिंगल कर्व्ड सरफेस हो रहा है, तो उसका यूज करके हम यहां पे करेंगे। तो देखो ये जो कर्व सरफेस है यहां पे रिफ्रैक्शन करना है, तो आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ ध्यान से देखो आपकी जो रेज है वो किधर से किधर जा रही है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो रेज विल बी मूविंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन, और आप ऐसे देख रहे हो, ये आपका इंटरफेस है। तो क्या होगा, μ2 कौन से मीडियम में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, एयर में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखोगे 1, तो 1/v माइनस किस में से जा रहे हो, ग्लास में से, तो माइनस ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
कितना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कर्व सरफेस से, 2r के इक्वल, बट नॉट पॉजिटिव 2r, नेगेटिव 2r. वाई? बिकॉज यू आर मेजरिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे. सो माइनस ऑफ 2r इक्वल्स म्यू टू क्या है ये, फिर से 1 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर हियर? नॉट प्लस r, माइनस r, minus of r. Why minus? Because I am measuring opposite to the direction of incident ray. So this is my equation. Now let us solve it. So 1 by v equals क्या आ जाएगा, इसको उस साइड ले जाओ, 3/4, ये कैपिटल R नहीं है, स्मॉल r है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, उधर ले जाओगे फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 3/4r, ये क्या हो जाएगा, 1 minus 3/2 is minus 1/2, minus minus plus, so plus 1/2r. सॉल्व करो, देखो क्या आता है, 4r 2r क्या हो जाएगा, 4r, तो ये हो जाएगा -3, ये 4r, ये हो जाएगा +2, तो आपका ये आ जाएगा -1/4r इक्वल्स टू 1/v. तो यहाँ से आपको मिल गया v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4r. आपकी इमेज कहाँ बन रही है, -4r पे. -4r मीनिंग कि ये आपका कर्व इंटरफेस है, माइनस मतलब दिस डायरेक्शन, मीनिंग आपका 2r एंड 2r मोर, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, ये 4r के डिस्टेंस पे दिस डायरेक्शन में आपका इमेज यहाँ पे आई बनेगा. तो ये आपका कैसा होगा भाई, देखो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, 4r from the front surface and it will be real. नो, रियल नहीं होगा, क्योंकि रियल होता तो यहाँ पे मिलता ना, तो ये क्या है, सेम साइड पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा. तो 4r and it will be imaginary. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ 10 है, और उससे 1 मीटर की दूरी पे एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब हमको बताना ये है कि जो इमेज बनेगी उसकी साइज क्या होगी. तो साइज जानने के लिए हमको मैग्निफिकेशन की ज़रूरत होती है, और मैग्निफिकेशन जानने के लिए हमको इमेज डिस्टेंस की ज़रूरत होगी. तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे. तो भाई मिरर फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. वैल्यू पुट करो, तो v तो आपको पता नहीं है, तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, v विल बी इक्वल टू हाउ मच, uf डिवाइडेड बाई u माइनस f. चलो इसको पुट कर दो, यहाँ पे क्या मिलेगा, u यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर, और ये दिस साइड है तो निगेटिव, तो -100, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, ये भी -10 डिवाइडेड बाई u अगेन -100 एंड माइनस ऑफ -10, तो ये क्या हो जाएगा, 110, तो ये हो जाएगा 1000, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ -100 माइनस माइनस प्लस +10, तो माइनस ऑफ 90. तो ये हो गया आपका v इक्वल्स टू 100/9 माइनस ऑफ 100/9 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस. और जब इमेज डिस्टेंस ये हो गया, आपको पता है कि मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट माइनस ऑफ v/u और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, माइनस ऑफ, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस क्या है, -100/9, तो -100/9 डिवाइडेड बाई u. u कितना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है, -100, तो माइनस ऑफ 100 मस्ट बी इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, कितना है हमको पता नहीं है, वही निकालना है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5.
तो 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये अपवर्ड है तो प्लस लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1/9। तो क्या बच गया आपका यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू -1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -5/9, -5/9 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा -0.55 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ऐसे इमेज आपकी किधर, नीचे बनेगी। आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, अ प्लेन मिरर रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड रिफ्लेक्ट्स अ लाइट बीम, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम इज। तो ये आपने अपनी क्लास में पढ़ा होगा जरूर। क्या होता है कि एक प्लेन मिरर है और इफ प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट करता है एंड इफ इंसिडेंट जो रे है वो चेंज नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, इफ प्लेन मिरर थीटा से रोटेट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या होती है, वो 2 थीटा से रोटेट करती है। उसी तरह से इफ प्लेन मिरर का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ ओमेगा मिलेगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, प्लेन मिरर का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 4 रेडियन, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसका एंगुलर वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा, 8 रेडियन पर सेकेंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि फोकस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। चलो भाई, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये कितना डिस्टेंस पे है, x1 डिस्टेंस फ्रॉम फोकस पॉइंट, और जो इसका इमेज बनता है वो फोकस पॉइंट से x2 डिस्टेंस पे बनता है। तो चलो भाई, यहाँ पे हमारा इमेज हो गया, और ये कितना डिस्टेंस पे है, x2 डिस्टेंस, कहाँ से, फोकस पॉइंट से। अब हमको बताना है कि x1 x2 जो है फोकल लेंथ से क्या रिलेशन होगा। तो भाई आपको मिरर फार्मूला याद है, मिरर फार्मूला क्या होता है सर, 1/v + 1/u = 1/f। बट रिमेंबर यहाँ पे सब कुछ साइन के साथ लिखना है हमको। तो भाई इमेज डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखो, ये x2 + f, लेकिन ये जस्ट डिस्टेंस है। जब आप यहां पे रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, एंड सिंस आप दिस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो माइनस, तो क्या लिखेंगे, 1/-of f + x2 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, x1 + f, लेकिन वो केवल डिस्टेंस है। जब यहां पे रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, तो 1/-of f + x1 इक्वल, ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पे जो f वैल्यू है वो क्या है, जस्ट आपका नंबर है। जब यहाँ पे रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, तो 1/-of f। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा f इज नथिंग बट √of x1 x2। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इन ऑर्डर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 41 में हमारा है कि इफ हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो भाई आपको पता है कि इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इफ आई पुट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एक पैरेलल बीम बन के आएगी। क्योंकि जो आपका इमेज बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये क्या हो जाता है, इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, पॉइंट सोर्स को आप कहाँ रखो, फोकस पे रखो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में एक क्राउन ग्लास प्रिज्म है जिसका डिस्पर्सिव पावर बताना है, और उन्होंने क्या दे रखा है
कि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है उन्होंने 1.52 और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.64। तो जो डिस्पर्सिव पावर होता है, आपको पता है कि डिस्पर्सिव पावर इज नथिंग बट क्या होता है, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू एवरेज माइनस 1। ये फार्मूला आपको पता है। अब पहले तो म्यू एवरेज निकाल लो। म्यू एवरेज कितना आएगा, म्यू एवरेज इज नथिंग बट 1.52 प्लस 1.64 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा आपका कितना 3.16 बाई 2 विच इज 1.58। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 1.64 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाई 1.58 माइनस 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.58। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.206 आ जाएगा। दैट विल बी योर रिफ्रैक्टिव पावर फॉर द क्राउन ग्लास प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 43 में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो एयर से ग्लास में जाती है और हमको क्या बताना है कि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे टू द रिफ्रैक्टेड रे। तो चलो देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है ऑफ ग्लास इज नथिंग बट क्या होता है आपका, म्यू इज नथिंग बट क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एंड स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो c को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स लेमडा डिवाइडेड बाय v को क्या लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स लेमडा डैश। लेमडा डैश क्या है, वेवलेंथ इन ग्लास। तो म्यू तो क्या रहेगा, चाहे एयर हो चाहे ग्लास हो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो क्या हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स, ये कैंसिल हो गया, लेमडा बाई लेमडा डैश। तो ये हो गया इंसिडेंट्स का, इंसिडेंट लाइट इसका वेवलेंथ, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड लाइट उसका वेवलेंथ। तो ये हो गया म्यू बाई 1, दैट इज योर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2। तो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2। बताना यह है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। रिमेंबर किस में पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये कितना होता है, 2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या करेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई v। तो v की वैल्यू यहां से कितनी जाएगी, 3/2 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45, a 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter। भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लिखते हो, पॉजिटिव लिखते हो, तो 15 सेंटीमीटर। और कितना दूर पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर पे। तो भाई मिरर आपका इफ दिस वे में होगा, कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे रख रहे हो ना 12 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू क्या लिखोगे, -12। u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। और नीडल का जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। तो भाई लोकेशन और इमेज और मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। ये हो जाएगा आपका।
इसमें अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स u, u की वैल्यू कितनी है -12 इंटू फोकल लेंथ कितना है 15 डिवाइडेड बाई u कितना है -12 माइनस ऑफ 15, तो कितना आ जाएगा -12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई हाउ मच, -12 माइनस 15 माइनस ऑफ 27, तो कितना आ जाएगा, 3 से देखो डिवाइड हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या कर दो, प्लस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ जाएगा 4 इंटू 15, 3 इंटू 4 15, और ये हो गया क्या 9, फिर से 3 डिवाइड कर दो, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 4/3 20/3, तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना है 20/3 आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 6.67, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.7 सेंटीमीटर इज योर आंसर। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।